नमस्कार, यह है आवाज एट 9। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों की कटेगी जेब, लेकिन मिडिल क्लास को मिलेगा सपनों का घर। योगी राज में किसे मिला क्या, कैसे आपका आधार कार्ड बन जाएगा पैन कार्ड या पैन कार्ड की जगह काम आएगा आधार। इन तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को लग सकते हैं डबल झटके। ईएसआईसी के नाम पर हर महीने कटेगी 6.5% सैलरी। ग्रेच्युटी भी बन सकती है सीटीसी का हिस्सा। अब मिडिल क्लास के लिए भी घर खरीदना होगा आसान। 12 से 18 लाख सैलरी वालों को होम लोन में मिलेगी 3 से 4% की छूट। नियम हुए तय। आने वाले दिनों में पैन कार्ड का काम करेगा आधार। बैंक में खाता खोलने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न तक में होगा इस्तेमाल। हिंदुस्तान जिंक ने दिया अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड, निवेशकों में बटेगा 14,000 करोड़ रुपया। बाजार में 2 महीने की सबसे बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 300 पॉइंट टूटा, निफ्टी भी 9,100 के नीचे। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को बटे विभाग। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गृह सहित 38 मंत्रालय रखे अपने पास। केशव प्रसाद मौर्य को पीडब्ल्यूडी तो दिनेश शर्मा संभालेंगे शिक्षा। राजेश अग्रवाल बने वित्त मंत्री। पोर्शे ने लॉन्च की नई पैनामेरा। 3.8 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार। कीमत करीब 2 करोड़ रुपए। सबसे पहले आपकी जेब से जुड़ी खबर। निजी और सरकारी कंपनियों में काम करने वाले करीब 45 करोड़ लोगों को झटका लग सकता है। हमें मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक नौकरी करने वालों के लिए सैलरी में हर महीने 6.5% की कटौती होने वाली है। खबर है कि इन्हें अब अनिवार्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य बीमा लेना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव से। प्रतीक, सबके लिए बीमा लेना जरूरी होगा, तो क्या सरकार स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर जेब पर बोझ बढ़ाएगी प्राइवेट कर्मचारियों पर? ये सवाल बिल्कुल मुफीद है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड समझा देता हूं। वो ये है कि जिनकी सैलरी अभी 21,000 से कम होती है उनका ईएसआईसी कटता है, यानी कि उनको जो निश्चित न्यूनतम स्वास्थ्य बीमा है वो लेना अनिवार्य होता है। लेकिन अब ये जो ब्रैकेट है 21,000 का, ये हटने वाला है। यानी कि अगर आपकी सैलरी 21,000 से ज्यादा कितनी भी हो, आपको ये न्यूनतम स्वास्थ्य बीमा लेना अनिवार्य कर दिया जाएगा। और इसके लिए जिस तरीके से अभी जो आपकी सीटीसी होती है उसमें से 6.5% यानी कि 4.75% जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है और 1.75% जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो आपकी सीटीसी से कटता है, तो आपको ईएसआईसी का ये बेनिफिट मिलता है। अब यही रकम 21,000 से ज्यादा जो लोग कमा रहे हैं, जिनकी ज्यादा सैलरी है, उनको भी चुकाना होगा। जाहिर सी बात है, जब सीटीसी पे इसका बोझ पड़ेगा तो आपकी जो टेक होम सैलरी है, यानी कि वो सैलरी जो आपके बैंक खाते में आती है, वो कम हो जाएगी। प्रतीक, तो ये तो एक खबर हुई जिसमें जेब ढीली होगी, लेकिन आपकी जेब पर भारी पड़ने वाली दूसरी खबर भी हम लेकर आए, क्योंकि अब हो सकता है कि यहां पर ग्रेच्युटी को लेकर भी आपकी जेब ढीली हो जाए, क्योंकि ग्रेच्युटी में भी कुछ इसी तरीके का प्रस्ताव है। प्रतीक हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतीक, क्या डिटेल्स है इस खबर पर? विपिन, जैसा कि आपने पहले कहा कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको डबल झटका लगने वाला है, यानी कि ईएसआईसी का जो बेनिफिट लेना है वो भी अनिवार्य कर दिया गया है, और दूसरा जो ग्रेच्युटी है वो भी आपकी सीटीसी से ही कटेगी, यानी कि 2% का जो हिस्सा है आपकी सीटीसी से वो कटेगा। दरअसल सरकार एक ग्रेच्युटी फंड बनाएगी जिसमें एम्प्लॉयर को 2% का कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा। और जाहिर सी जैसा हम देखते हैं कि जब पीएफ का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो भी हमारी सीटीसी का हिस्सा होता है, तो एम्प्लॉयर इसको भी सीटीसी में इंक्लूड कर देगा। यानी कि जो ग्रेच्युटी अभी आपको 5 साल की सर्विस पूरा करने पर मुफ्त मिलती है एम्प्लॉयर की तरफ से, उसके लिए भी आपको हर महीने अपनी सैलरी से 2% की कटौती करनी होगी। हालांकि ये दोनों ही जो प्रस्ताव हैं ये सोशल सिक्योरिटी कोड का हिस्सा हैं। अभी इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। संबंधित पक्षों से राय मशवरा किया जाएगा, उनके विचारों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद इसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। अगर वहां से हरी झंडी मिलती है तो इसे कैबिनेट के रास्ते संसद में पेश किया जाएगा। जी, तो श्रम मंत्रालय की तरफ से दोनों प्रस्ताव, बहुत शुक्रिया प्रतीक, लेकिन दोनों ही प्रस्ताव ऐसे जिससे प्राइवेट कर्मचारियों, खासतौर पे जिनको सीटीसी के जरिए कॉस्ट टू कंपनी वाले फॉर्मेट में जो लोग काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, उनकी जेब अच्छी खासी ढीली हो सकती है अगर ये दोनों प्रस्ताव पास होते हैं।
आगे बढ़े, लोकसभा ने वित्त विधेयक पास कर दिया है। वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इससे टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। इसके साथ ही उन्होंने आधार कार्ड को अनिवार्य बनाए जाने के फैसले पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि टैक्स चोरी रोकने के लिए ही आधार को जरूरी बनाया गया है। एक एक व्यक्ति 5-5 पैन कार्ड बना ले और उसको टैक्स इवेजन के लिए इस्तेमाल करे, इसलिए आधार उसके साथ हमने जरूरी माना है। और इस देश में 98% एडल्ट्स के पास आधार है। आज 108 करोड़ से ज्यादा आधार इशू हो चुके हैं और जिस व्यक्ति के पास आधार नहीं है वो बेकार नहीं होगा। इसी में प्रावधान किया है कि यहां आधार नंबर दे दे या ये दे दे कि मैंने उसके लिए अप्लाई किया है। और कोई जिद ठान ले कि मैं आधार तो लूंगा नहीं और 5-5 पैन कार्ड बनाऊंगा और फिर टैक्स की चोरी करूंगा, उस रास्ते की अनुमति हम नहीं देने वाले हैं। लोकसभा में आधार के फायदे गिनवाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह भी कहा कि आने वाले समय में आधार अनिवार्य किया जा सकता है। एक स्टेज आ सकती है कि यूनिक आइडेंटिटी अपने आप में एकमात्र कार्ड हो जाए। दुनिया के देशों में है ऐसी स्थिति। सोशल सिक्योरिटी नंबर अमेरिका के अंदर होता है, इसका काउंटर पार्ट है। और इसलिए आधार कार्ड में मिसयूज होना, क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक डिटेल्स हैं, आपका अंगूठा भी है, आपकी आंखें भी हैं, और इसलिए उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है उस टेक्नोलॉजी की वजह से। वित्त मंत्री ने साफ संकेत दे दिए कि हो सकता है आने वाले दिनों में यही एकमात्र कार्ड रहे, लेकिन इतना तो तय है कि आपका आधार पैन की तरह तो काम करने लगेगा। यानी जिन कामों में आप अभी पैन के जरिए काम होते हैं आपके, वो सभी काम अब आधार के जरिए हो पाएंगे। और इसके लिए सरकार पहले चरण में आधार को पैन से जोड़ने की प्रक्रिया में लगी है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हैं ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले दिनों में आधार पूरी तरह से पैन की जगह ले लेगा? जहां जहां पैन कार्ड लगता है आधार से आपका काम हो जाएगा? बिल्कुल, इसकी संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अभी जो फाइनेंस बिल या फिर बजट का जो हिस्सा पास हुआ है संसद से, लोकसभा से, उसमें यह जरूरी कर दिया गया है कि अब आप 1 अप्रैल के बाद जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पर आपको पैन देना जरूरी होगा, आधार देना जरूरी होगा। यानी अब पैन चूंकि पहले से था, अब आधार देना जरूरी किया जा रहा है। तो इस पहले चरण में आधार और पैन को मिला दिया जाएगा। अब जैसे ये प्रक्रिया खत्म होगी तो इसके अनुभव की समीक्षा की जाएगी और फिर दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। और दूसरे चरण जो है वो काफी महत्वपूर्ण होंगे। वो इस तरीके से कि दूसरे चरण में 2 खास बातें होंगी कि आप जहां जहां अभी इनकम टैक्स से डिपार्टमेंट से लेन देन में पैन नंबर देते हैं, वहां पैन की जगह सिर्फ आप आधार देंगे तो आपका काम चल जाएगा। चाहे इनकम टैक्स भरने के वक्त हो या फिर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के वक्त हो, आपको पैन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपना आधार नंबर बताएंगे तो आपका काम चल जाएगा। इसी तरह बैंकों में जब आप ऊंची रकम, मोटी रकम की लेन देन करते हैं 50,000 रुपए से ज्यादा की, तो वहां भी अभी आपको पैन देना पड़ता है। तो वहां भी पैन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आधार देकर के आपका काम चल सकेगा। या फिर खाता खुलवाने में भी आपको सिर्फ आधार से काम चल सकेगा। तो मतलब पहले फेज खत्म होने के बाद दूसरे फेज में आधार जो है पूरी तरह से पैन का काम करना शुरू कर देगा, ये इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण। तो अब आधार की जगह काम आएगा, पैन की जगह काम आएगा आपका आधार नंबर, और धीरे धीरे उसका दायरा और व्यापक होता जाएगा। चलिए अब कुछ आपकी जेब से जुड़ी और बातें कर लें। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब इसमें मिडिल इनकम ग्रुप को भी शामिल कर लिया। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री वेंकैया नायडू ने आज इस योजना की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत मिडिल इनकम ग्रुप की 2 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी में उन लोगों को शामिल किया गया है जिनकी सालाना इनकम 12 लाख तक होगी। इन्हें 9 लाख रुपए तक के लोन पर 4% की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। दूसरी कैटेगरी में 12 लाख से ज्यादा लेकिन 18 लाख तक कमाने वाले लोगों को रखा गया है। उन्हें 12 लाख रुपए तक के लोन पर 3% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। मिडिल इनकम ग्रुप जो अभी तक सबसे ज्यादा टैक्सेस दिया करता था, जिसका हर एक टैक्स का सबसे ज्यादा बोझ मिडिल इनकम ग्रुप के ऊपर पाया करता था, आज के दिन वो राहत महसूस कर रहा है कि हमारे को भी इस सरकार ने और इस प्रधानमंत्री ने गिनती में लिया है। तो ये मैं समझता हूं कि इंडिया की डेवलपमेंट के वास्ते बड़ा सराहनीय कदम। हिंदुस्तान जिंक इस साल भारतीय कॉर्पोरेट जगत के इतिहास में सबसे ज्यादा डिविडेंड देगी। कंपनी के बोर्ड ने 13,895 करोड़ के स्पेशल डिविडेंड को मंजूरी दे दी है, जिसे मिलाकर चालू साल में कंपनी का कुल डिविडेंड 27,157 करोड़ हो जाएगा, जो एक साल में किसी भी भारतीय कंपनी द्वारा दिया जाने वाला सबसे ज्यादा डिविडेंड होगा। बोर्ड ने 27 रुपए 50 पैसे के स्पेशल डिविडेंड को मंजूरी दी है। इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 30 मार्च होगी।
और अब बात बाजार की। बाजार में आज 3 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। बाजार में आज मुनाफा वसूली हावी रही। चौतरफा बिकवाली के दबाव में सेंसेक्स में 300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट रही। वहीं निफ्टी भी 9,050 के नीचे फिसल गया। ऑटो, बैंक, इंफ्रा शेयरों में आज भारी बिकवाली का दिन था। चलो यहां पर लेते हैं आवाज एट 9 में एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद किसानों को राहत देने के लिए दाल पर अब लगेगी इंपोर्ट ड्यूटी। पूरी खबर आगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने यूपी के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने गृह मंत्रालय सहित 38 विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लोक निर्माण विभाग और दूसरे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को उच्च शिक्षा का विभाग मिला है। इधर वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी राजेश अग्रवाल को दी गई है, जबकि सूर्य प्रताप शाही को कृषि, सुरेश खन्ना को संसदीय कार्य, नगर निकाय, रीता बहुगुणा जोशी को महिला कल्याण और परिवार कल्याण, धर्मपाल सिंह को सिंचाई और श्रीकांत शर्मा को ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि सिद्धार्थनाथ सिंह स्वास्थ्य मंत्रालय संभालेंगे। मई में मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर एक बड़ा आयोजन करने की तैयारी है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बार के मेगा शो की थीम है नया भारत। 2022 में देश की आजादी को 75 साल पूरे होने वाले हैं, लिहाजा कुछ बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ एनडीए सरकार के केंद्र में 2 साल पूरे हुए तो इंडिया गेट पर यह भव्य मोदी शो हुआ, लेकिन इस बार मेगा शो करने की तैयारी है। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक 3 साल पूरा होने के मौके पर सरकार एक खास थीम पर अपना प्रचार प्रसार करेगी। ये थीम हो सकती है नया भारत। इस नया भारत थीम के तहत युवाओं पर खास फोकस किया जा सकता है। युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाएं मसलन स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। इसके अलावा गांव, गरीब और किसानों के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र होगा। 3 साल पूरे होने के मौके पर सरकार की प्रचार प्रसार की रणनीति क्या हो, इसको लेकर अलग अलग प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय के पास जा चुके हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री कार्यालय से इन पर अंतिम मंजूरी मिलेगी, इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस रणनीति में सरकार के 3 साल की उपलब्धियों पर फोकस कम रहने वाला है, बल्कि आने वाले दिनों में सरकार की रणनीति क्या रहेगी, इस पर फोकस ज्यादा रहने वाला है। सरकार 2022 को लक्ष्य में रखते हुए एक रोड मैप पेश कर सकती है। 2022 तक गरीबी खत्म करने और युवाओं को रोजगार मुहैया कराने पर फोकस हो सकता है। इसका इशारा खुद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में विशाल जीत के बाद दे चुके हैं। हम 125 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर के न्यू इंडिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना चाहते हैं। 2022 भारत की आजादी के 75 साल, हमारे पास 5 साल का वक्त है। अगर 125 करोड़ देशवासी 5 साल अपने व्यक्तिगत जीवन में एक संकल्प हर वर्ष, संगठन के जीवन में हर वर्ष एक नया संकल्प, जिस इकाई में काम करते हैं उस इकाई में एक नया संकल्प, 2022 तक उसको पूरा करके रहेंगे। अगर देश में ये मूड बन जाए तो ये देश पीछे नहीं रहेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। सरकार की उपलब्धियां गिनाने में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए अलग अलग मंत्रालयों से पूछा गया है कि उन्होंने पिछले 3 साल में क्या बड़े कदम उठाए हैं। प्रचार प्रसार में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए फिल्में बनाई जाएंगी। सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया जाएगा। मंत्रियों और सांसदों से कहा जाएगा कि वो गांव तक में सरकार की उपलब्धियां गिनाएं। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और अब आईटी सेक्टर में काम करने वाले हर शख्स के लिए एक जरूरी खबर। नैस्कॉम के मुताबिक आईटी सेक्टर में काम करने वाले 10 लाख लोगों की नौकरी खतरे में है। वजह ये लोग बदलती जरूरतों के मुताबिक खुद को अपडेट नहीं कर रहे। एक तरफ ट्रंप का हड़कंप, दूसरी तरफ तेजी से ऑटोमेशन। आईटी सेक्टर में नौकरियां लगातार कम हो रही हैं। आशंका है कि इस साल आईटी कंपनियां नए लोगों की भर्ती में 40% की कटौती करेगी, लेकिन जानकारों की माने तो खतरा उन लोगों को भी है जो अपने स्किल्स को लगातार निखारते नहीं। मिडिल लेयर में स्पेशली बहुत सारा ओबेसिटी क्रिएट हुआ है, जहाँ पे ये जो
जी एम्प्लॉयज है, ये जो एम्प्लॉय लोग हैं जो उन्होंने अपना स्किल को एकदम रिडंडेंट बना चुके हैं और इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी है और उनके पास ऐसा कोई स्किल नहीं है जिसके बलबूते पे वो लोग आगे बढ़ पाए। कंपनियां भी इस चीज से वाकिफ है, लिहाजा वो इन हाउस ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रही हैं। लेकिन अगर ये सुविधा नहीं भी मिलती है तो प्रोफेशनल्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेज, इवनिंग क्लासेस और क्रैश कोर्स भी मौजूद है। आप खुद सेल्फ पेस लर्निंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स है जहां पे आप सेल्फ पेस लर्निंग कर सकते हैं। ये आपको अपने टाइम पे करना पड़ेगा, शायद वीकेंड्स करना पड़ेगा, शाम में करना पड़ेगा, लेकिन देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स, राइट? देयर आर अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स व्हिच हैव रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्किलिंग एंड दे आर ऑफरिंग टारगेटेड स्किल प्रोग्राम। जानकारों की माने तो कुछ खास स्किल्स को हासिल कर आईटी सेक्टर के लोग खुद को आने वाले कठिन समय के लिए तैयार कर सकते हैं। हमारा फोकस अपना ऑलवेज में है डीप लर्निंग पे, मशीन लर्निंग पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और हम आईओटी की तरफ भी चीजों को देख रहे हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है और तकनीक से जुड़े क्षेत्रों में बदलाव की गति कुछ ज्यादा ही तेज है, तो अगर टिके रहना है तो हर बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। निधि राय, मुंबई। सही बात है, टिके रहना है तो हर बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए पोर्शे की नई कार। आवाज इतना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, किसानों की राहत की बात कर लेते हैं। उन्हें राहत देने के लिए सरकार दालों के आयात पर ड्यूटी लगा सकती है। अभी नौबत यह है कि थोक मंडियों में किसान एमएसपी से नीचे दालें बेचने के लिए मजबूर है। इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी तो आढ़ाती किसानों से दाल खरीदने के लिए मजबूर होंगे। देश का कृषि मंत्रालय आने वाले दिनों में दालों पर करीब 10% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकता है। दरअसल थोक मंडियों में बम्पर पैदावार के चलते अरहर जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से 800 रुपए प्रति क्विंटल कम बिक रही है, तो वहीं मूंग दाल भी एमएसपी से करीब 700 रुपए क्विंटल कम दाम में मिल रही है। जानकारी के मुताबिक इस वजह से ही कृषि मंत्रालय अरहर और मूंग दालों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के मूड में है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कृषि मंत्रालय इस प्रस्ताव को जैसे ही तैयार करेगा उसके बाद संबंधित मंत्रालयों से बातचीत की जाएगी और अंतिम फैसला लेने पर इसे वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा, जिसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर वित्त मंत्रालय कुछ फैसला सुना सकता है। दरअसल थोक मंडियों में आज अरहर करीब 4200 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है, जबकि केंद्र सरकार ने इसका एमएसपी 5050 रुपए क्विंटल रखा है। वहीं मूंग दाल की बात करें तो इसकी थोक कीमत करीब 4700 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि सरकार ने इसका एमएसपी 5225 रुपए क्विंटल रखा है। सरकारी बफर स्टॉक की बात करें तो अभी तक कुल 16 लाख टन दालें सरकार ने किसानों से खरीदी हैं, जिसमें करीब 4 लाख टन दालें इंपोर्ट की गई हैं। दाल कारोबारियों की माने तो सरकार अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है तो यह जल्दबाजी में उठाया गया कदम साबित हो सकता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी चाहे कोई भी हो, और अगर सप्लाई कम होगी तो गवर्नमेंट चाहे कि पैसा रोक ले, रेट रोक ले, तो बहुत डिफिकल्ट है। टोटली बाहर से कोई चीज डिपेंडेंट है तो डिमांड एंड सप्लाई पे, सपोज फॉरेन में बाहर बढ़ गए तो हम चाहे कि उसको रोक लें तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। केंद्र सरकार के अनुमान के मुताबिक देश में इस साल दालों का उत्पादन करीब 2 करोड़ टन रहने का अनुमान है। वहीं जनवरी से अब तक देश में 8 लाख टन दालें आयात की जा चुकी हैं और 20 लाख टन का बफर स्टॉक भी सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि देश में दालों की खपत को पूरा करने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अरुणा वसावड़ा, दिल्ली। आज ब्रिटेन की संसद के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि हमलावर संसद में घुसने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसे संसद के बाहर 2 लोगों को गोली मार दी और फिर संसद की सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षा कर्मी पर भी चाकू से वार किया। फायरिंग में कई लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं। हमलावर की गोली मारे जाने की खबर है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक फायरिंग के वक्त ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे संसद के भीतर मौजूद थी। पुलिस ने पूरे संसद की घेराबंदी कर दी है। फायरिंग के वक्त संसद के आसपास काफी लोग मौजूद थे। फायरिंग की आवाज होते ही वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। पोर्शे इंडिया ने आज नई पैनामेरा लॉन्च कर दी है। ये 4 डोर 4 सीटर स्पोर्ट्स लग्जरी सलून कार है। इसकी कीमत 1 करोड़ 93 लाख रुपए है। इसका सीधा मुकाबला ऑडी RS7 जैसी गाड़ियों से है। नई पैनामेरा पहली
पहले की पोर्शे गाड़ियों से बिल्कुल अलग है। इंजन से लेकर बॉडी की डिजाइन तक सब कुछ नया है। इसमें 4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है जो 550 bhp का पावर देता है। इसे शानदार पावर और 4 व्हील ड्राइव सिस्टम की वजह से पैनामेरा सिर्फ 3.6 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। आवाज टाइम में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।